नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बात करने के लिए ग्रेटर नोएडा के सुप्रसिद्ध कवि और आप पर्यावरणविद भी कह सकते हैं, मेरे बड़े भाई मित्र श्री ओम राय जादा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो मैं अपने भाई का बहुत-बहुत आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ओम जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो ओम भाई। मुझे मुझे आपने मौका दिया। राजवीर जी जैसे लोग जी, जी, वो जी। मुझ तुच्छ व्यक्ति को ये मौका दे रहे हैं और मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूं, लेकिन वो इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं उनका नमन करता हूं उनको और उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद ओम भाई, ये आपका बड़प्पन है। आप तुच्छ नहीं हैं, आप हमारे सर के ताज हैं। आप हम आपको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी कविताओं को सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं और समाज के लिए जो काम आप कर रहे हैं, पर्यावरण की दृष्टि से समाज को जागरूक करने के लिए, वो हम लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा प्रेरणा स्रोत है। तो ओम भाई, हम आज शुरू करते हैं कि जो जो हमारे आप देख रहे होंगे कि एक दिल्ली की आसपास बॉर्डर पर एक किसान आंदोलन चल रहा है, जिससे हम चूंकि लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों का जीवन जो है उसके ऊपर एक असर पड़ रहा है। तो ओम भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं और एक कवि जब इस आंदोलन को देखता है, उसमें जो भी तत्व हों, कुछ तत्व ऐसे भी इस आंदोलन के अंदर आए जिनको हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की भावना के अनुरूप नहीं थे। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए। एक तरफ हमारे किसान भाई हैं, दूसरी तरफ वो तत्व भी हैं जो देश की भावना के साथ नहीं है। तो एक कवि इसको किस रूप में देखता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, विषय बहुत गंभीर है और बहुत नाजुक है। बहुत गंभीर और नाजुक दोनों साथ साथ आप मान लीजिए। जी, गंभीर इस है कि हमारे किसान भाई हैं जिन्हें आज से नहीं, शुरू से ही अन्नदाता माना गया, पुरातन काल से ही, जब से पृथ्वी बनी है, क्योंकि वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, जी, संपूर्ण पृथ्वी के लिए अन्न उगाते हैं। नाजुक ये है कि जो मुकाम या जो पद एक इस नाम का है, किसान, किसान वर्ड है, जी, जी, जो इस नाम का जो मुकाम है, या जो इसको हम लोग जिस तरह से देखते हैं, एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं, बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए ये नाजुक भी है। इन विषयों पर बातचीत करना, मैंने चूंकि मैं लेखक हूं और कविताएं भी लिखता हूं, अपने भावों को मैं कविताओं में भी ढालता हूं और ज्यादातर कोशिश मेरी ये रहती है कि सामाजिक सरोकार की बातें मैं अपनी कविताओं में करूं। तो ये देखिए, ऐसा है कि वो ऊपरी तौर से जैसा देखने में अंदर का क्या है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी विशेष पार्टी के लिए कभी कुछ किसी का झंडा लेकर आता हूं या किसी की बुराई करता हूं सामाजिक पटल पर या कहीं भी इस तरह से, क्योंकि मैं कवि हूं। कवि जो होता है वो सबका होता है, समाज का होता है। तो अंदर की बात, तो बहुत बातें तो मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं तो ग्रेटर नोएडा रहता हूं और ऐसी किसी उससे तंजीम से, ऐसी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं मैं। जी, लेकिन ऊपरी तौर पे देखने के तो व्यक्तिगत अनुभव है वो यही है राजवीर जी, कि बाकी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं स्वयं 2 बार इस तकलीफ का साक्षी हो चुका हूं। पहली तकलीफ, मुझे ये इत्तेफाक है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो इसने इस तकलीफ को झेला है। सबसे पहले तो मैं एक दिन करोल बाग गया था, सोच रहा था कि करोल बाग में कुछ कैलेंडर्स वगैरह देख कर आऊं। वहां पर सिद्दीपुरा में बहुत बड़ा काम है इसका, कैलेंडर्स का। तो मैं अपने एक सहयोगी के साथ कार से गया हूं, इस उम्मीद से, घर से सोच रहा था कि ये टीवी पर जो चल रहा है ये क्या है, कोई सही स्थिति नहीं पता लग रही है। तो बहुत हिम्मत करके 2-3 दिन बहुत हिम्मत जुटाई, तब कार से मैं स्वयं गया था।
तो ये जो सीधा रास्ता है जिससे मैं आसानी से पहुंच सकता था, उससे ना पहुंच के मुझे डीएनडी किया गया, और डीएनडी पर भी इतना ज्यादा जाम था वाहनों का कि डीएनडी पूरा क्रॉस करने में मुझे कोई 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आने के तो रास्ते सभी खुले थे। तो एक तो ये अनुभव है ये इधर का, और दूसरा एक परिवार में शादी थी कौशाम्बी में, तो वो अत्यावश्यक था वहां जाना। वैसे तो मैंने अपनी कविता में लिखा है, कोरोना के ऊपर जो मैंने कविता लिखी है उसमें मैंने लिखा है कि शादी ब्याह और ऐसे समारोह से बचना चाहिए, ये कोरोना काल चल रहा है, लेकिन वो इतनी अत्यावश्यक थी कि वहां जाना बहुत जरूरी था, तो और परिवार का भी दबाव था। तो मैं जब गया हूं तो वही गाजीपुर वाले बॉर्डर, कौशाम्बी जाना था, तो गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर मैं सच कह रहा हूं आपको कि हिम्मती होने के बाद भी मतलब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, जवाब देगा और बड़ी मुश्किल में ऐसे पहुंचे हैं कि मतलब कभी कहीं मोड़, कहीं बैरिकेडिंग है, इधर से जाइए उधर से जाइए, बहुत बहुत मुश्किल में हम लोग पहुंचे। तो जो आपने प्रश्न किया उसके हिसाब से मोटे तौर पर तो देखा जाए, जो दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर इस तरह से जुड़ा हुआ है, उसका ताना वाना ऐसा है, चाहे गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, या आपका गौतम बुद्ध नगर हो, वो उसका ताना वाना इस तरह से जुड़ा हुआ है कि बिना उसके काम चलता नहीं है। दिल्ली वालों का इधर आने से, अपना दिल्ली का क्षेत्र छोड़ने से, और या जो हमारा एनसीआर के ये लोग हैं, 3 जिले हैं, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, गुड़गांव है, इनका दिल्ली बिना जाए काम चलता नहीं है। तो ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो बाकी लोगों के लिए वो बहुत ही कष्टकारी है, और कष्टकारी, जब कोई चीज कष्टकारी हो जाती है तो वो जो दूसरे लोग जिनकी वजह से कष्ट पहुंच रहा होता है, तो कहीं ना कहीं मन में उनके प्रति खिन्नता, उनके प्रति एक उसका सहानुभूति का भाव भाव जो है नहीं ना, रहता। वो पैदा। जी, सहानुभूति का भाव उनके प्रति थोड़ा थोड़ा खत्म होता चला जाता है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि जब एक कवि उस स्थिति को देखता है तो मन में खिन्नता सी आती है। तो मैं चाहूंगा कुछ पंक्तियों के साथ या कुछ छंदों के साथ आप अगर अपने उन भावों को व्यक्त कर सकें हमारे सामने, एक व्यक्ति के रूप में देखिए क्या फेस कर, कैसे देखिए आप चलेंगे? कवि कवि या लेखक एक ऐसा होता है कि वो अपनी कलम चला सकता है, और ऐसी घटनाएं और भी होती रहती हैं। पीछे भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें शाहीन बाग का प्रकरण सामने आया था। शाहीन बाग में भी कुछ लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया था। उस वक्त मैंने एक एक कथा लिखा था, वो मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या है कि अराजक तत्व जो हैं, वो छद्म रूप मारीच लोग जो हैं, मामा मारीच जो हैं, कभी राइट। कभी जैसे राजवीर जो हैं, राजवीर तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राजवीर का रूप धर के, यानी एक किसी वर्ग या विशेष उनका रूप धरकर कुछ लोग आ जाते हैं। अब सिखों में और मुस्लिम लोगों में दाढ़ी का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। अगर वो बीच से थोड़ा सा मूंछ वगैरह अपनी गायब कर लेते हैं या नहीं होती है, अगर वो थोड़े दिन रखें, बढ़ा लें और पगड़ी वगैरह बांध लें, तो वो सिख जैसे लग सकते हैं, तो छद्म रूप धारण करके सिखों में शामिल हो सकते हैं। तो अब उसमें मैंने देखा कि क्योंकि भाव इस तरह से आए, वहां मैंने देखा कि कुछ लोग वो कुछ हमारे सिख भाई वहां उन्होंने लंगर वंगर शुरू कर दिया था। अब वो किस चीज से प्रेरित थे, क्या वो सिख थे भी या नहीं थे, ये तो एक विवेचना का विषय है, क्योंकि मैं तो देखा नहीं हुआ, लेकिन जैसा टीवी पर और उससे न्यूज में मैंने देखा, उससे ऐसा ही लगा कि वो लोग जो वेशभूषा से वो सिख ही प्रतीत हो रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि देखिए, ये जो हमारे परिवार में हिंदुओं में, क्योंकि सारे आक्रमण जो हैं वो पंजाब की तरफ से ही हुआ करते थे, तो ऐसा तय किया गया कि अपना सभी लोग जो हैं वो अपने परिवार का एक बच्चा जो है ना, वो एक लड़ाई के लिए तैयार करेंगे और उसको जो है वो
वो सिख बनाएंगे। तो उसी उसी में अब उसको क्या हिस्ट्री को दोहराना, और दोहराना भी चाहिए, दोहराना क्या, दोहराना और दोहराना भी चाहिए, दोहराना भी क्योंकि चाहिए। वो याद भी, हर हाँ वो परिवार से याद एक बड़े भी, बड़े बच्चे को भेजा जाता था देश और धर्म की रक्षा के लिए, जिसको सिख बनाया जाता था। हाँ पंजाब की एक कल्चर थी। हाँ। अब उनको ये पट्टी पढ़ाई जा रही है, अब उनको ये पट्टी पढ़ा दी है और वो लोगों ने कि तुम तो हो ही नहीं, अलग ही हो बिल्कुल, इनसे तुम्हारा तो अलग ही कोई वास्ता ही नहीं है। वास्ता ही नहीं, जबकि राइट। वो तो परिवार के बड़े लोग होते थे। तो देखिए कितना जुल्म और कितना हुआ। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी तकलीफें सही, उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, उनके पिता को भी मार डाला गया, और उसी में उनके बच्चे मारे गए, उनकी माँ का भी देहांत हो गया, देहांत हो गया, राइट। जैसा कहा जाता है वो। हाँ, और उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, महाराजा ये गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु साथ। गोविंद सिंह जी के तो साथ। जब जब सिख पंथ के लोग, उनसे उनसे उन्होंने भारतवर्ष में जो आक्रमणकारी उधर से आते थे, और कहना नहीं चाहिए वो ज्यादातर जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो जब उनके लिए उन्होंने अपना अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो वही चीजें दिमाग में थी मेरी कि देखो यहाँ ये लंगर खिला रहे हैं। और अब वो सिख थे भी या नहीं थे मुझे नहीं पता। नहीं, तो उसमें डीएस बिंद्रा मुझे साहब, बड़ा डीएस बिंद्रा जी थे जिन्होंने मुझे एक लंगर बहुत लगाया अच्छा था। जी। मुझे एक बहुत अच्छा उसमें एक मैंने कथा तैयार किया था उन दिनों, मैंने उसे पब्लिकली बहुत ज्यादा पॉपुलेट तो नहीं किया, कभी कभी खुद के लिए भी लिख लिया जाता है, मैं सुना देता हूँ आपको। जी। कम हो गई रोशनी जिनके चिराग में, कम हो गई है रोशनी जिनके चिराग में, और पाकीज़गी तलाशते फिरते हैं दाग में। वाह। भाई, जिनके चिराग में, हाँ, अब वो तलाशते फिर रहे हैं कि पाकीज़गी तलाश रहे हैं दाग में, कि ये तो दाग जो है ये पाकीज़ा है, पवित्र है। तो कम हो गई है रोशनी जिनके चिराग में, पाकीज़गी तलाशते फिरते हैं दाग में, और जिनके बुजुर्ग कौम पर कुर्बान हो गए, लंगर खिला रहे हैं शाहीन बाग में। वाह वाह। आपने तो मतलब ये जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दे दी, और वही आके लोग, वही जिसने हमारे माता पिता बाप को पर बुजुर्गों को मार डाला, मार और डाला, और उन्हीं लोगों के बहुत साथ। ही दरिंदगी के साथ मारा, बहुत ही अच्छा दरिंदगी के साथ। अच्छा, राजवीर जी, उनकी मदद आप कर भी सकते हैं। कोई अगर बाढ़ में फंसा हो, नहीं समझे आप, तो कोई बात नहीं, आप जाइए मदद करिए, करते ही हैं। कश्मीर में देखो बाढ़ आई थी तो सबने मदद की, और भी जी। जगह बाढ़ आती है, केरला में बाढ़, हम ये सोच के कि वहां मुस्लिम कम्युनिटी हावी है तो हम मदद नहीं करेंगे, कितनी मदद गई यहाँ से केरल की बाढ़ के लिए। उसमें कोई रुकता नहीं है, सभी सामने आते हैं और सहर्ष दान देते हैं, और अगर शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं। तो एक ऐसी चीज के लिए जिसमें आपने सड़क रोक ली और खामोखा का प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें आके आप उनका, उसे टीवी पे आके जबरदस्ती, छुप के नहीं, जबरदस्ती दिखा के प्रोपेगेट कर रहे हैं कि साहब उनके लिए खाना पीना बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मन को पीड़ा। पीड़ा देती है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली कि उस दृश्य को देखकर बड़ा विचित्र सा लगता था कि जिनके गुरु, हमारे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गोविंद सिंह जी के बच्चे, जिस प्रकार से, जिस दुष्टता के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया, वो आज उस कानून के खिलाफ जाकर उनको लंगर खिला रहे थे। जिन सिखों को पाकिस्तान और पंजाब से भारत लाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था। तो कभी कभी इंसान की मानसिकता समझने में बड़ा मतलब पीड़ा सी होती है कि कैसे समझें। चूंकि बात हम किसान आंदोलन पे कर रहे थे, और बात करते करते आपने एक प्रकरण शाहीन बाग का जोड़ा, तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा ही कुछ अनुभव इस आंदोलन में भी हो रहा है। आपने सुना होगा, एक शख्स कह रहे थे कि जब ये शाहीन बाग में बैठे थे तो हमने इनकी मदद की थी, और आज ये हमारी मदद करने यहाँ पर आए हैं। तो ये क्या एक दूसरे का कोई लेन देन चल रहा है, एक दूसरे नहीं, का ये विरोध कुछ करने नहीं, के लेन लिए? देन, लेन देन कुछ नहीं है, ये मैं बता दूंगा आपको। जी। ये जो कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ये नेगेटिव शक्तियां हैं, मैं सच बताऊंगा आपको। जी। कोई भारतवर्ष में भारतवर्ष में जैसा मुझे पता
होता है कि अगर 60% 70% के लोग किसान हैं या खेतीहर लोग हैं, तो उनमें सभी लोग किसान नहीं है, मतलब एक्चुअल किसान नहीं है उनमें। उनमें बड़े बड़े अमीरों ने जमीनें खरीद ली। छोटे छोटे टुकड़ों वाले जो किसान हैं वो या तो नौकरी में हैं, कहीं बड़े शहरों की गुजरात में चले गए या दिल्ली के ओखला में आ गए या कहीं और आ गए। नहीं, आप दूर क्यों जाते, तो मेरा ही एक्चुअल उदाहरण ले लीजिए। आप दूर क्यों जाते, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। इतनी जमीन घर पे नहीं थी कि उससे हाँ किसान के, हाँ ये एक बात, हम यहाँ दिल्ली में हैं इस समय, ग्रेटर ये नोएडा। बात एक और भी है कि हमारी इस आवासी दुनिया में जहां हम ये वीडियो आप पोस्ट करेंगे या जहां जो लोग इसको देखेंगे, तो इस जी। आवासी दुनिया में हमारे किसान के बेटे, किसान के परिवार के लोग तो मिलेंगे, किसान एक भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ 15 करोड़ के करीब आउट ऑफ, हाँ ये सत्य है, कोई भी नहीं किसान, कोई नहीं। मैंने देखा कि जो किसान पर आकर, जो यहाँ आकर बताए कि मैं किसान हूँ, और उसमें से ज्यादातर लोग वही हैं, या तो सरकारी पदों पर, बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, एक्ट्रेस हैं। देखिए धोनी ने खोल लिया 40 एकड़ का फार्म ले लिया, अब वो वहां पर नींबू और वो, सॉरी नींबू नहीं, वो टमाटर और क्या क्या ब्रोकली वगैरह उगा रहे हैं, और वो जी। रांची में खूब बिक रहा है। ऐसे ही धर्मेंद्र का भी बड़ा किस्सा आता रहता है, धर्मेंद्र ने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है, वहां भी खूब। तो ये शौकीन लोग हैं, इन्होंने अपना ले लिया है, जब में पैसे बहुत थे और अच्छे दामों पर उन्होंने खरीद ली लोगों से जमीनें। एक्चुअल किसान, मैं तो कहूंगा कि इसका एक सर्वे कराया जाए पटवारियों से या लेखपालों से, इसका सर्वे कराया जाए कि असली में तो किसान उसको माना जाना चाहिए कि जो अपनी जमीन पे स्वयं अपने परिवार के साथ या स्वयं मिलकर हाँ, बिल्कुल। मेहनत मजदूरी अपनी कर मेहनत रहा से और वहां खेती कर पर रहा है। वो किसी अन्न को क्योंकि उगा रहा है। असली, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी और बात से बात जोड़ता हूँ, क्योंकि असली दिक्कत जो कृषि की दिक्कत है वो तो वही व्यक्ति झेल रहा है जो सीमांत किसान है, हाँ जो छोटा हाँ, किसान है, तो जो 2 4 5 10 बीघा में काम कर रहा है। अब मुझे जो लगता है कि, अच्छा, हाँ, आप बात पूरी कीजिए। हाँ अच्छा, अब वो चीज है, वो बेचारे उन्होंने गेहूं की बुवाई की है या बोने वाले हैं, तो बोने से पहले भले मैं खेती किसानी में स्वयं से नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं, उसके तौर तरीके जानता हूं, क्योंकि मेरी भी पृष्ठभूमि गांव देहात की ही है, तो देखा है जरूर मैंने। तो उसमें अब वो पहले आपको खेत जोतने से पहले आपको उसको पानी लगाना होता है, नहीं तो बहुत जमीन जो है, अभी धान किया होगा तो बहुत ही बुरा हाल होगा उसका। तो आप पानी लगाइए, पानी लगाने के बाद जब वो जमीन थोड़ी ढीली पड़ जाए तब उसको आप जोतेंगे। अब बैल और हल तो रहे नहीं, अब जो भी है ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर कहाँ, छोटे किसानों जोतदारों पर ट्रैक्टर्स नहीं होते हैं, वो किराए पर लेके किसी का डीजल डलवा दिया, ये किया वो किया, वो करते हैं। असली में तो किसान वो है। अब उन पे समय नहीं है, समय इसलिए नहीं है कि वो बेचारे खेतों में पानी लगाएं, बुवाई करें, नराई करें, गुड़ाई करें, खाद डालें या क्या करें। ये तो बेसिकली ये तो बेसिकली कुछ ऐसे तत्व हैं जो इकट्ठे हो गए हैं। मैं बताऊं आपको, जी। ये नेगेटिव शक्तियां हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मोदी काल में ही आई हैं। ये हर व्यवस्था के खिलाफ हर देश में जो है ना, वो उनके काम ही यही होते हैं। जी। उनका एक ही सूत्रीय काम है कि वो कोई भी व्यवस्था से जो है ना वो नाराज रहते हैं। अब वो उन्होंने, अब कुछ थोड़ा सा इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, शामिल हो गए हैं, और वो विघ्न विघ्न जैसे कहते हैं ना, राम जी जब वहां ले गए थे, तो वो उन्हें ले गए, गुरु वशिष्ठ ले गए थे, तो हम्म। वो किस लिए ले गए थे, इसलिए गए थे कि वहां तो वो हवन करते थे, वहां विघ्न डालने आ जाते थे विघ्न डाल जो रहे दानव लोग थे। तब वो उसमें पानी डाल देते थे, हड्डियां डाल जाते थे। तो ये, मैं तो कहूंगा शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने की कि ये ऐसे ही जो हवन है, एक यज्ञ है देश को ठीक करने का या देश को चलाने का। आप घर चलाइए, आपके पसीने छूट जाते हैं हमारे आपके घर चलाने में। हमारे हैं। देश के शासक जो है, या जो अभी जिनको सत्ता मिली है, शासक क्या कहें, मतलब जो सेवक ही कह लें आप, हाँ, तो जिन्हें सेवक। सत्ता मिली है हाँ उन्हें उन्हें मोदी जी अपने को सेवक ही कहते हैं, इसलिए मैंने सेवक वर्ड यूज किया। तो अच्छा, हमें एक छोटा सा 5 4 लोगों के परिवार का घर चलाने में हमें हमारे पसीने छूट जाते हैं। बताइए कितना बड़ा देश है भारतवर्ष, जनसंख्या के लिहाज से देखो कितना बड़ा है।
आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें वो कितना बड़ा है, सामरिक दृष्टिकोण से उसके सामने कितनी चुनौतियां हैं, तो कितना मतलब उनके सामने चुनौतियां खड़ी होती होंगी। अब ये सब लोग जो हैं वो उसी जो आहुति डाली जा रही, जो हवन यज्ञ चल रहा है, उसमें ये लोग देखा जाए तो ये एक ऐसा काम कर रहे हैं, विघ्न ये विघ्न डालने वाले लोग विघ्न हैं जो डालने आके। वाले लोग हैं। आपकी बात बिल्कुल सही, और बहुत ही मतलब मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करूंगा कि आप इसमें एक ऐसा शब्द निकाल कर लाए जो हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जब यज्ञ होता है तो उसमें कुछ यज्ञ में आहुति डालते हैं और कुछ विघ्न की आहुति आहुति डालते हैं, और जिनके साथ हमेशा एक युद्ध समाज के अंदर चलता रहता है। आपने बात की कि असली किसान वो है जो अपने खेत में अपना आप काम कर रहा है, छोटा सीमांत किसान। देखिए, मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, हमारे सब रिलेटिव्स जो हैं वो गांव में ही हैं, किसान हैं, और हमारा परिवेश पूरा किसानी का है। लोग पता नहीं क्या हमें समझते हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। भाई, बीजेपी की सपोर्टर तो हैं, वो एक अलग चीज है, हम वोट देते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन फिर हम, हाँ बिल्कुल, मैं तो खुल के बोलता हूँ जिंदगी में। मैंने आज तक, जब से मैंने होश संभाला, 18 साल की उम्र से मेरा वोट बना है, मैंने नाराजगी में वोट ना दिया हो वो बात दूसरी है, किसी को भी, लेकिन मैंने बीजेपी के अलावा किसी को वोट भी नहीं दिया, ये भी सत्यता है। जिसको सुनना है सुने, जिसको पसंद आए आए, ना आए ना आए, वो एक अलग रीजन है। लेकिन मैं जो बात कहने आपसे जा रहा था कि गांव देहात में हमारी भी बातें होती हैं, वहां पर सब खेतों में काम कर रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। आपको पता, पश्चिमी यूपी गन्ने की पैदावार का हब है। इस समय चीनी मिल जानता चल हूँ। रही है, चीनी मिलें चल रही हैं। किसान गन्ना काट काट कर मिलों में ले जा रहा है, उसके पास समय नहीं है। वो अपने बिल्कुल। खेत को जल्दी से जल्दी खाली करके अगली फसल के लिए तैयार कर रहा है। उसके पास समय है यहाँ आके दिल्ली में बेवकूफों वाली हरकतें करने का? नहीं 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 दूसरा नहीं नहीं। दूसरा जी, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। आप देखिए, ये जो किसान यूनियन जो यूपी वाले बॉर्डर पे जो बैठी हैं, इनका प्रोफाइल देखिए। ये अधिकतर, आप आश्चर्य मानेंगे, ये हमारे इस इलाके से हैं जहां हम बैठ के ये बातचीत कर रहे अच्छा। हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से हैं अधिकतर। अब ये बताइए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अच्छा। में अधिकतर जमीन तो एक्वायर हो गई है। जमीन कहाँ है किसानों का? यहाँ बहुत है ना, थोड़ी बहुत जमीन होगी, लेकिन नहीं सबसे ज्यादा नहीं, यूनियन लेकिन यहाँ पर नेता बहुत रहते हैं है। यहाँ। और नेता सारे यहीं लेकिन पर है। किसान नेता बहुत रहते हैं यहाँ। हाँ, किसान नेता बहुत हैं। आप जिस गली में भी जाओगे, आपको कोई ना कोई किसान नेता टकरा जाएगा। तो अब आप हाँ, सोचिए, यहाँ सारी जमीनें उसमें अधिकतर, कितनी देर लगती है, उसमें कितनी देर हरी टोपी लगा हरी लीजिए, टोपी हो गए लगाई किसान। और जाके बॉर्डर पे बैठ गए, लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन अगर इनसे कोई पूछे, मैं तो एक कहूंगा, एक यूनियन है, मैं उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि भाई, जितने भी ये किसान नेता हैं, इन सबकी सीबीआई से जांच करा लीजिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने भी सुना था वो स्टेटमेंट। वो हाँ, स्टेटमेंट टेलीविजन पर वो मैंने सुना था, बूढ़े बूढ़े से थे वो साहब, और हाँ, उन्होंने ठाकुर कहा था भानु कि इनकी प्रताप सबकी सिंह, जांच कराओ। सबकी जांच कराओ। तो हाँ भैया, लोकतंत्र में आप दूसरे के हाँ। ऊपर आक्षेप लगाने का अच्छा, अधिकार रखते हैं। वो भानु भानु प्रताप सिंह जी थे। हाँ, वो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं जिन्होंने ये डिमांड की है, और मैं तो उनकी इस बारे में हाँ तारीफ करूंगा कि कम से कम एक व्यक्ति ने, एक किसान हाँ। नेता ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि वो कह रहा है कि भाई, मेरी भी जांच करा लीजिए, हम्म, सबकी जांच कराइए आप, पता तो चले बिल्कुल बिल्कुल। कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हम्म, चलिए, ये तो एक अलग विषय हो गया। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि कोई एक अच्छी से ऐसी कविता जरूर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, जिससे सुनकर उनके मन में एक जोश भी आए, और एक देश के प्रति भावना, और जो ये विघ्न करता जो लोग हैं, विघ्न डालने वाले जो लोग हैं, इनको भी थोड़ी सी हम्म। सद्बुद्धि मिले। मेरी एक बहुत पॉपुलर रचना है जिसे आपने कई बार सुना होगा, मैं उसकी पंक्तियां सुना देता हूँ, और एक बंद सुनाऊंगा, एक नहीं दो बंद सुना देता हूँ उसका, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं अब जी जी। यहाँ पर। आइए। भारत माँ के वीर सपूतो, माता तुम्हें बुलाती है, जननी जन्मभूमि भारत माँ तुमको याद दिलाती है। अब इसका जो पहला बंद है वो सुनिए आप। जी जी।
कि दुश्मन के भीतर बैठा लिए तिरंगा हाथों में। अब एक और चलन चल गया है कि अब कुछ भी आपको विघ्न डालना हो, तिरंगा और हाथ में पकड़ लो। हाँ, कि दुश्मन भी दुश्मन तिरंगा लेके घर बैठे। भीतर बैठा लिए तिरंगा हाथ में, आस्तीन में छुपा है खंजर, देशभक्ति है बातों में। पहचानो गद्दारों को, माँ तुमको याद दिलाती है। भारत माँ के वीर सपूतों, माता तुम्हें बुलाती है। जननी जन्मभूमि भारत माँ तुमको याद दिलाती है। भारत माँ के वीर सपूतों। मैंने अपनी बात शायद इसी छंद में कह दी है कि बिल्कुल ये तो आपने हमारे बिल्कुल एकदम सही दुश्मनों लफ्ज की बोले। एक शेर, एक किसी का, मैं और रोकूंगा आपको, एक शेर मुझे याद आ गया, किसी का जी, है, नाम भी नहीं पता, लेकिन किसी का है, मेरा नहीं है। अच्छा। दुश्मनों की शिनाख्त मुश्किल है, दुश्मनों की शिनाख्त मुश्किल है, वैसे वैसे अपनों में पाए जाते हैं। वाह, याद रखना, आपका अपनों में ही होगा। वाह। पाकिस्तान से क्रॉस नहीं कर सकता, चाइना से क्रॉस नहीं कर सकता, बांग्लादेश से क्रॉस करके नहीं आएगा। उसे तो हम टैंक से उड़ा देंगे, तोपों से उड़ा देंगे, लेकिन जो हमारे अपने ही लोग हैं जो तिरंगे लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन और आस्तीनों में उनके जो हैं वो छुरे और बर्छियां छुपी हुई हैं, तो हमें तो पहचानना है उन्हें, उनसे सावधान रहना है। बिल्कुल आपकी बात सही है और आपने बहुत सही कहा कि दुश्मन लेके तिरंगा हाथों में बैठा है। ऐसे छद्म हाँ भेषधारियों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। रामायण का एक प्रसंग है, जिस विघ्न डालने वालों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, जब शत्रु कमजोर होता है ना, और वो सामने से वार नहीं कर सकता, सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके पास उतनी शक्ति नहीं होती है, तो वो रावण की तरह भेष बदलकर साधु के रूप में आता हाँ, वो तो पहले ही बोला था, छद्म रूप में आते हैं है। मारी चाहिए ये लोग, ठीक है। आपको मारीच पहले ही बता दिया था। मारीच भी छद्म रूप में आता है। तो मेरा कहना यह है ओम जी कि हमारे लोगों को, हम लोगों को यह समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति छद्म रूप में है, कौन भेष बदल कर आया है और आपके बीच में बैठा है। यदि ईश्वर ने हमें हाँ बिल्कुल, एक बुद्धि दी जागरूक। है, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो भैया आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी आंखों के सामने देखिए, जिस दिन ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, मेरे किसान भाई इसमें है निश्चित रूप से, लेकिन उनको पीछे से ड्राइव करने वाली फोर्सेस कौन है? इसको तो पहचानो आप। हाँ, वो हमारी शक्तियां हैं हैसियत, कुछ ऐसी। है ना, हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने क्षेत्र के विधायक की कुर्सी भी हिला दें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस किसान आंदोलन के शुरू होते ही कनाडा का प्रधानमंत्री हिल गया? एक बार सोच के तो कोई देखे कि वो समर्थन में उतर आया। तो मेरा कहना यही है, जो आपने बात कही, कि हमें उन लोगों को पहचानना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए, और ऐसी किसी भी शक्ति के साथ हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं देश के रूप के लिए हानिकारक ना हो जाए। मैं समझता हूं कि इतना पर्याप्त है आज, जी, लेकिन हाँ, इसकी संप्रति या अंत में, इस वार्ता के अंत में मैं इतना इतना मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जी, जो हमारे देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो शायद, मैंने अपने जीवन में 54 वर्ष की उम्र है, और सन 72-77 का चुनाव मुझे खूब याद है, खूब याद है, इतना जी, याद है, मैं 11 वर्ष का था, तो खूब याद है मुझे। तो तब से लेके मैंने आज तक मैंने इतना इतने राजनीतिक जो पार्टी है, अ, इतने इतने दिमाग वाले लोग मैंने कहीं देखे नहीं है। 101 बड़े थिंक टैंक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो जो सामने चेहरे दिख रहे हैं ये तो हैं ही, इनके पीछे संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का है या जो सत्ता पक्ष है उसका संगठन के लोग भी पीछे काम करते हैं, तो वो भी बहुत बहुत काबिल और बहुत अच्छे लोग हैं, और वो इस समस्या को जरूर सुलझा लेंगे, बातचीत के रास्ते से सुलझा लेंगे।
जो लोग भी बैठे हैं, जिस रूप में भी बैठे हैं, देखिए हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि मतलब दुश्मन भी अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे आप उसे सत्कार कर सकते हैं, पानी से देखिए, सत्कार करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो उसे उसी भाव से देखना चाहिए और बिना किसी किसी बिना किसी हिंसा के, बिना किसी बल का प्रयोग करते हुए, बिना किसी उसका मुझे पूरा भरोसा है कि वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार है जी जी, और समस्त और भी जो राजनीतिक दल हैं वो इसमें मिलके कुछ ना कुछ समस्या का समाधान करेंगे और बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा। मैं समझता हूं कि राजवीर जी एक मिनट जाते हुए बस काफी है, अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह दीजिए। हाँ जी जी, बस जाते हुए अंत में एक प्रश्न और आपके लिए मैं दे रहा हूं, यदि हो सके तो आप संक्षेप में उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इस किसान आंदोलन में शुरू के पखवाड़े में जो बात निकल कर आई थी कि एमएसपी की बहुत डिमांड की गई थी कि एमएसपी होना चाहिए, सरकार ने उसको भी मान लिया। तो मुझे आपको क्या लगता है, इस एमएसपी का जो खेल था, सरकार ने मान लिया फिर बिल वापस करें, इस एमएसपी के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए एमएसपी का तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। एमएसपी जो है वो खाद्यान्न की समस्या थी हमारे देश में, खाद्यान्न की समस्या थी, तो सरकार ने क्या किया कि वहां भी जो बड़े बड़े दिमाग की लोग होते हैं, आईएएस लोग हैं और देश के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने इस खाद्यान्न की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या किया कि किसानों को जो परती भूमि पड़ी हुई थी और जो ऊसर बंजर परती सबके पट्टे कर दिए। एक तो ये ठीक वैसे जैसे फैक्ट्रियां लगाने के लिए अगर कहीं किसी वैसे क्षेत्र में जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है किसी रीजन से, तो वहां पर टैक्स में बेनिफिट देता है, सरकारें टैक्स की बेनिफिट देती हैं, टैक्स हॉलिडे कहते हैं उसे, कि आपको 10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे मिलेगा, जमीन सस्ती मिलेगी, ऐसी सुविधाएं देती है सरकार, बिजली इस रेट पे मिलेगी। तो एमएसपी भी, अभी ये बात काफी लोगों को नहीं पता होगी, एमएसपी भी जो है इसी वजह से शुरू की गई थी। सबसे पहले तो जमीनें दी गई उन्हें, परती जमीनें फ्री में पट्टे कर दिए गए, और परती हैं, ऊसर हैं, बंजर हैं, ऐसी जमीनें हैं जो जिन्हें जोत के किसी प्रकार लोग सुधार लें और उनमें अन्न उपजाए। हम लोगों को अन्न जो है, हम लोगों को बहुत, मैंने बचपन में देखा है, राशन की दुकानों पर जा जा के लाइन में लगना पड़ता था, बहुत बहुत दिक्कत होती थी। हमारे यहाँ अनाज जो था वो पर्याप्त नहीं था हमारी देश की जनता के लिए, तो तब ये सब्सिडी दी। इसमें एक बीच में और चीज निकल आई है, हो सकता है लोग इससे सुन के मेरी खिलाफत करें या मेरा विरोधी बन जाए। ये ठीक उसी प्रकार है एमएसपी जिस प्रकार से देश में आरक्षण लागू हुआ था, तब वो अब वो चूंकि मामला राजनीतिक हो जाता है। आरक्षण शुरू किया गया था कि जिससे दलित लोग हैं, जो कुचले लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, उनके उत्थान के लिए किया गया था। एमएसपी भी लागू तब की गई थी, इसलिए की गई थी कि देश में जो अन्न है उसकी बहुत कमी होती थी, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, इंपोर्ट किया हमने। कोई ऑस्ट्रेलिया गेहूं आया था, उसकी चर्चा होती है। अमेरिका से घास, अमेरिका से गेहूं आया तो उसके साथ एक ऐसी घास आ गई, अमेरिकन ग्रास, जो आज भी हम लोगों के यहाँ मतलब जा ही नहीं रही, उसे अमेरिकन ग्रास। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अन्न जो थे वो हम लोग बाहर से मंगवाया करते थे गेहूं। यहाँ उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों ने ये एमएसपी लागू की, और तो अब वो चूंकि मामला वोट का चक्कर पड़ गया, तो वो किसी प्रकार वो छूटे नहीं छूट रहा है, जैसे आरक्षण का है वो भी नहीं छूट रहा है, गले की फांस बन गया। ये एमएसपी जो है वो गले की फांस। असलियत ये है कि एमएसपी जो है वो केवल एक कुछ दिन के लिए, अब तो हम खाद्यान्न हमारे पास इतना ज्यादा होता है कि हमें सरकार खरीद रखे, कहाँ रख नहीं सकती है, वो कहाँ रखे। अच्छा, अब रख के कहते हो कि रख लो, हमसे खरीद लो आप महंगे रेट पे, और फिर उसके बाद हमें रुपए किलो में वापस कर दो। तो यार ये तो कोई एक बात नहीं हुई। अब सरकार क्या है, लोग, सरकार कोई एक ऐसी यूनिट है, सरकार कोई एक ऐसा अमीर आदमी है जो जन कहीं से बाहर से लाख लेके आ रहा है और यहाँ खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि सरकार तो वो टैक्स में आपसे वसूल लेगी। अब बड़ा दुख होगा सुनते लोगों को और आपको भी कि 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं जो टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, बात
सरकार कहाँ से लाए वो पैसा लाती है, वो इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है आपके साबुन पे, तेल पे, पानी पे। मैं थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का काम करता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि 18% का टैक्स है उसमें, 18% का टैक्स है। तो बताइए। ऐसी बहुत सी, हाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर टैक्स है। अब वो टैक्स भी ना लो, आपको बीज और खाद और इसका मतलब बड़ी चीजें हैं, देयर सो मेनी थिंग वो बिजली भी दी फ्री जा में रही मिल हैं जाए, केवल। बिजली भी फ्री में मिल जाए सबको। अब वो, हाँ अब वो, और फिर आप उनका वो खरीद लो, खरीद के वो क्या करती है, उनके पास जगह नहीं है, खाद्यान्न रखने की जगह नहीं है। मैं तो किसानों से कहूंगा कि वो अगर अपने उत्पाद, एक तो ये जो कन्वेंशनल ये धान और गेहूं उगा रहे हैं ना, हम्म। इसी के साथ में ये बात, इनकी जगह और भी कुछ उन्नत खेतियां करें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उपजाई जा सकती हैं। डाइवर्सिफाई करें अपने आप को, बिल्कुल। हाँ इस चीज का और पक्षधर हूं मैं, आपने बात बढ़ा दी तो बात और भी ज्यादा बढ़ गई भाई। मैं ये कहता हूं कि जीडीपी आप जो है वो मोटरसाइकिल, कार और दूसरे लड़ाई के सामान बना के, कट्टे तमंचे बना के आप जीडीपी मतलब मत बढ़ाइए आप, क्योंकि उससे पोल्यूशन हो रहा है, आपको पता ही है कि मैं इसके लिए भी काम करता हूं। आप जीडीपी बढ़ाइए कृषि उत्पादों से, कृषि के उत्पाद आप, ऐसे ऐसे उत्पाद आप पैदा करिए जो विदेशों में आप भेजिए। हमारे यहाँ सवेरे सवेरे हवाई अड्डे पे दूसरे कंट्रीज से फूल आते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, जो महंगे महंगे फूल आप टीवी पे देखते हैं ना, गुलदस्ते, वो हमारे यहाँ नहीं बनते हैं वो फूल, बाहर से। वो वो थाईलैंड से, हॉलैंड से, कहीं से आते हैं, वो सुबह रोज जहाज में सुबह आ जाते हैं वहां। तो कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सी, हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, हम ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ उत्पादित कर सकते हैं। ये इसी के पीछे पड़े हुए हो आप, गेहूं और चावल और गन्ने के पीछे पड़े हुए। बस बस बस, बिल्कुल। तो आप दूसरी चीजें उत्पादित कीजिए, और ये और सभी, हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को स्वयं से कुछ करना होगा। ये इस चक्कर में मत रहो कि जी हमें, देखिए आप राजवीर जी, शायद आपको पता नहीं है, 2 वर्ष से मैं भी कुछ काम कर रहा था, मैं भी 2 वर्ष से जो है वो उस काम से कोई काम धाम नहीं रहा मेरे पास, लेकिन मैंने कभी किसी को कंप्लेंट नहीं की। जो कुछ हो सकता था मैं अपना इंश्योरेंस करने लग गया, लेकिन मैंने किसी के पास नहीं गया भीख मांगने की आप मुझे वजीफा बना दो, या आप मुझे कोई इसका कोई। अच्छा, और दूसरा ये कि आप एमएसपी इस पे मांग रहे हो, दूसरी चीजें, क्या यही एक उत्पाद है देश में? और कारें भी तो बन रही हैं, वो भी तो कहें हमें एमएसपी, उसकी बेचारे की बनती है, मार्केट डाउन हो जाता है, कारें खड़ी रह जाती हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी रह जाती हैं, उनकी डेट डाउन हो जाती है। बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो जो कृषि उत्पाद नहीं है, जो बहुत से कृषि उत्पाद नहीं है, क्या उन्हें कोई सरकार गारंटी देती है? बना के खिलौने बनाए उसने, बना के रखे ही रह गया, वो तो खिलौने उसके बेकार हो गए, बिक नहीं पाए, कोरोना आ गया, एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। उन्हें सरकार ने तो कोई एमएसपी नहीं दे रखी कि आप खिलौने बनाओगे तो आपको इस रेट पे हम खरीद लेंगे। कोई एमएसपी नहीं दे रखी, कोई उनको गारंटी नहीं दे रखी कि आप इसको बनाएंगे तो हम आपसे ले लेंगे। हाँ तो और भी तो उत्पाद हैं, वो लोग भी तो सहयोगी हैं, ऐसा ही नहीं है कि वो लोग भी देश के जीडीपी बिल्कुल, में, उनका भी देश के योगदान है, सभी लोगों का योगदान है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हाँ। काम कर रहे हो, सभी का योगदान है, तभी इस देश का निर्माण हुआ है। तो मेरा कहना आपकी बात से यही है कि देखो, मैं भी किसान परिवार से हूँ, लेकिन मैंने अपने दिमाग को बंद नहीं रखा हुआ है। हमें चीजों को हम्म देखना चाहिए। दुनिया बदल रही है, बदलती हुई दुनिया के अनुसार हमें अपने तरीकों को भी बदलना होगा। हम दुनिया तो बदलती हुई देखना चाहते हैं, लेकिन तरीके हम वही पीछे वाले यदि अपनाते चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम न्याय नहीं कर रहे हैं। और मेरा अपने किसान भाइयों से ये कहना है कि आप स्वाभिमानी बनिए, प्लीज। आप स्वाभिमानी लोग थे, हाँ। आप स्वाभिमानी थे। ये आप दर दर बार बार हर 2 महीने, हर 4 महीने, 6 महीने बाद हाथ क्यों फैलाने लगते हैं? कभी कहेंगे हमारा सारी नहीं, कर्ज। सभी को, हर किसी को स्वाभिमानी बनना चाहिए, स्वाभिमानी हर किसी बनिए को आप। स्वाभिमानी। आप अपने अन्न पैदा कीजिए उसको। आप, बहुत तरीके हैं आपके पास। एज ए व्यक्ति, एज ए पर्सन, आपको स्वाभिमानी होना चाहिए। बार बार कभी हमारा बिजली का बिल माफ कर दो, कभी हमारा लोन माफ कर दो, कभी ये कर दो, ये अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से सुनकर। सही बताऊं मैं आपको, बिल्कुल नहीं लगता। मैं भी किसान हाँ उससे। परिवार से हूँ भाई, ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ। स्वाभिमानी बनिए आप। ये बार बार भीख मांगना, बार बार हाथ फैलाना, और उसके लिए धरने प्रदर्शन करना, और उसके लिए एक जिद्दी बच्चे की तरह रोना पीटना, ये आपके लिए उचित नहीं। आप स्वाभिमानी कौन है? आप धरती के अंदर हल चलाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, तो स्वाभिमान अपना जिंदा रखिए। तो ओम जी,
आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। मुझे भी अच्छा लगा। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, और यदि कोई परिवर्तन उनके अंदर आए कि जो ये देश निर्माण का जो यज्ञ इस समय चल रहा है, इसमें आपको इस निर्माण में आहुति देनी है, ना कि इसके अंदर विघ्न पैदा करना है। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।